मोहाली में 3 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे से एक लड़की का शव भी बरामद किया गया है। मलबे में 15 लोगों के दबे होने की आशंका भी है। एनडीआरएफ भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। सीएम भगवंत मान ने हादसे पर दुख जताया है। 15 लोगों के दबे होने की आशंका अब भी है। रेस्क्यू चल रहा है, देर रात से रेस्क्यू चल रहा है। सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया है। और 3 मंजिला इमारत, कल बड़ा हादसा हो गया मोहाली में और 3 मंजिला इमारत ढह गई। एक लड़की का शव, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है कि बरामद हुआ है, लेकिन आशंका है कि और भी लोग दबे हो सकते हैं। 15 लोग अभी भी दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। जब ये भरभरा कर बिल्डिंग गिरी, रिहायशी इमारत, तो उसके बाद हड़कंप मच गया। अब सेना की मदद ली जा रही है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 15 लोग अब भी दबे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। मोहाली के सोहानों में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक 4 मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया। देखते देखते मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब बिल्डिंग की बेसमेंट को चौड़ा करने के लिए बगल में खुदाई का काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जिसकी ये बिल्डिंग थी ना, उसने साथ में ना जगह लेकर बेसमेंट की पटाई की थी। ये खुद ही मतलब अपनी बेसमेंट हाँ, साथ में इसके बेसमेंट और बना रहे थे। बिल्डिंग के नीचे दबने से 20 साल की एक लड़की की मौत हो गई। मृतिका का नाम दृष्टि वर्मा है और वो हिमाचल प्रदेश के ठियोग की रहने वाली थी। मलबे में अभी और भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना और एनडीआरएफ को मदद के लिए बुलाया गया है। एनडीआरएफ की आर्मी की टीम्स मौके पे पहुंच गई हैं। जैसे ही इंसिडेंट की रिपोर्ट मिली, इमीडिएटली पंजाब पुलिस की टीम्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे पहुंच गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। तो टीम सभी लगी हुई है, मलबा निकाला जा रहा है। भोपाल के पूर्व ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों की संपत्ति मिलने के बाद चौंकाने वाले नए खुलासे हो रहे हैं। सोने के इतने बिस्किट कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाए। नोटों की इतनी गड्डियां कि लोकायुक्त की टीम की आंखें खुली की खुली रह गई। लोकायुक्त की टीम को ये अकूत दौलत भोपाल के पूर्व ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके दोस्त चेतन गौर के ठिकानों से बरामद हुई है। पूर्व कांस्टेबल के ठिकानों से मिली अकूत संपत्ति से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ये सबसे छोटी पोस्ट के हालात ये है, तो फिर पूरे मध्य प्रदेश के पूरे आरटीओ विभाग के सबसे बड़े जो पीएस और मंत्री रहे, उनके हालात क्या होंगे। ये गंभीर विषय ये है कि करप्शन का एक तरह से समुद्र बन गया मध्य प्रदेश। समुद्र, सारी नदियां इसमें मिलती हैं। बीजेपी का कहना है कि लोकायुक्त, आयकर विभाग और बाकी दूसरी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो भी जांच होगी कानून के दायरे में होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपना काम करती हैं और कानून के दायरे में जो आवश्यक कदम होंगे वो संस्थाएं उठाएंगी। इस बीच मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सौरभ शर्मा अपने दोस्तों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो कब का है और कहां का है, ये पुष्टि नहीं हुई है। और अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने से यातायात बाधित हो गया है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें पिथौरागढ़ के धारचूला की हैं। देखिए कैसे पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया। पहाड़ से मलबा गिरने से आसपास खड़े लोगों में चीख पुकार मच गई। अचानक पहाड़ दरकने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। दोनों तरफ दर्जनों गाड़ियां फंसी हुई हैं। गनीमत रही कि जिस समय लैंडस्लाइड हुई उस वक्त कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मलबा हटाने और सड़क को साफ करने का काम जारी है। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं। कुवैत में पीएम मोदी की यात्रा का आज दूसरा दिन है। कुवैत के अमीर से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। आज क्राउन प्रिंस के साथ भी बैठक होने वाली है। द्विपक्षीय वार्ता होगी। कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा होगी कई अहम मुद्दों को लेकर। आज भारत कुवैत में कई समझौते होने के आसार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी को कुवैत के बयान पैलेस में सलामी दी जाएगी। दोपहर 1 बजे कुवैत के अमीर के साथ उनकी बैठक होगी, जो 15 मिनट चलेगी। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। आधे घंटे ये बैठक चलेगी। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। कल भी पूरे दिन पीएम मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। पीएम मोदी जाबिर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उससे पहले पीएम मोदी शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक विशेष कार्यक्रम हलाम मोदी में शामिल हुए, जहां उन्होंने अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत में मंत्रियों का बंटवारा हो गया है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए डिटेल में जानते हैं। 15 दिसंबर को नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार के 1 हफ्ते बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग दिए गए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार को फाइनेंस और स्टेट एक्साइज की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्रकांत पाटिल को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पंकजा मुंडे को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। हसन मुश्रिफ को मेडिकल एजुकेशन का जिम्मा सौंपा गया है। गणेश नाइक को वन मंत्रालय दिया गया है। दादा भुसे को स्कूली शिक्षण मंत्री बनाया गया है। धनंजय मुंडे को खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया है। संजय शिरसाट को सामाजिक न्याय विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। अतुल सावे को ओबीसी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किया है। सरकार के इस कदम से विपक्ष के नेता नाराज हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से जुड़े नियम बदल दिए गए हैं। अब आम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद कानून मंत्रालय ने 1961 के नियम 93 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में संशोधन किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। आयोग पारदर्शिता और खुलापन बनाए रखने में असफल हो चुकी है। उधर बीजेपी कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रही है। क्या प्रॉब्लम है, क्या छुपाना चाहते हैं कांग्रेसी लोग, ये विपक्ष के लोग क्या छुपाना चाहते हैं? आज पारदर्शिता से काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। आने वाले दिनों में किन चीजों के दामों में बढ़ोतरी होगी और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सस्ती होंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। यूज्ड कारों पर जीएसटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के फैसले को टाल दिया गया है। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया है। पॉपकॉर्न को 3 तरह के टैक्स स्लैब 5%, 12% और 18% में डाला गया है। फोर्टिफाइड राइस पर टैक्स घटाकर 5% किया गया है। और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। कश्मीरी शॉल पर भी जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पश्मीना शॉल बनाने में 4 महीने से 3 साल तक का समय लगता है और इसकी कीमत 30,000 से लाखों में होती है। इस फैसले से कश्मीरी शॉल बनाने वाले कारीगर और व्यापारियों ने चिंता जाहिर की है। इसमें जो हमें पैसा मिल रहा था वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है और ना ये अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कश्मीरी शॉल पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। कश्मीरी शॉल है,
ये सिर्फ हमारे लिए आमदनी का जरिया नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की एक पहचान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जोरदार हमला किया है। बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादायी समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों, अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। अगले महीने से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर फायर ब्रिगेड की तरफ से तैयारियां की गई हैं ताकि महाकुंभ को फायर फ्री बनाया जा सके। रिपोर्ट आप देखिए। प्रयागराज के मेला क्षेत्र में आग लगी है। आग की सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंच गई और फटाफट आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आए एक शख्स को फायर डिपार्टमेंट की टीम ने बाहर निकाला। तस्वीरें प्रयागराज में चल रहे मॉक ड्रिल की हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीम लगातार इस तरह के मॉक ड्रिल कर रही है ताकि महाकुंभ को फायर फ्री बनाया जा सके। महाकुंभ का हमारा जो लक्ष्य है वो ये है जीरो फायर का, कि किसी भी प्रकार से महाकुंभ में अग्निकांड होने ही ना पाए। उसके लिए हम बराबर जो है प्रिवेंशन ले रहे हैं, लोगों को प्रचार प्रसार के द्वारा भी बता रहे हैं। मेला क्षेत्र में फायर फाइटिंग रोबोट्स और क्विक रिस्पांस व्हीकल लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल उन स्थानों पर किया जाएगा जहां फायर कर्मी नहीं पहुंच सकते या जहां आग बुझाने के दौरान जोखिम अधिक हो। हमारे जवान और हमारे वाहन और हमारी जो गाड़ियां हैं और जो हमारा सिस्टम है फायर फाइटिंग का या रेस्क्यू करने का, वो हमारे जवान कितना अच्छा कर सकते हैं, यही आज एक प्रयास किया गया था। और अब पाकिस्तान से चौंकाने वाला नजारा आपको बताते हैं। पाकिस्तान का एक शहर ऐसा है जहां हर हर महादेव गूंज रहा है और पूरा समा भक्तिमय हो गया है। तस्वीरें पाकिस्तान के चकवाल की हैं। मंदिर में पूजा हो रही है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और लोग भक्ति भाव में डूबे हैं। इस साल भी कटास राज मंदिर में धूमधाम से धार्मिक उत्सव मनाया गया। भारत से आए हिंदू तीर्थयात्रियों और स्थानीय हिंदू समुदाय के सदस्यों ने भानु सप्तमी के अनुष्ठानों में भाग लिया। अनुष्ठानों के बाद तीर्थयात्रियों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अब आपको उदयपुर के एक 12 साल की लड़की के बारे में बताते हैं जिसकी गेंदबाजी के सचिन तेंदुलकर भी फैन हो गए। वीडियो में एक स्कूल की लड़की तेज गेंदबाजी करती दिख रही है। उसका बॉलिंग एक्शन पूर्व क्रिकेटर जहीर खान से मिलता जुलता है। इस बच्ची की उम्र 12 साल है और इसका नाम सुशीला मीणा है। सुशीला राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हैं और स्कूल लेवल पर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रहती हैं। सुशीला का बॉलिंग एक्शन देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी फैन हो गए। उन्होंने सुशीला का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सरल, सहज और देखने में बहुत प्यारा। सुशीला की गेंदबाजी एक्शन में आपकी झलक दिखती है जहीर खान, क्या आपने भी इसे देखा है? सचिन के कमेंट पर जहीर खान ने भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। उसका एक्शन बहुत सहज और प्रभावशाली है। वे पहले से ही बहुत आशाजनक दिख रही हैं। सुशीला टीम इंडिया के लिए खेलना चाहती हैं। मैं मेरे देश का नाम रोशन करूं और मेरे माता पिता का और मेरे गांव का, मेरी तहसील का और मेरे जिले का नाम रोशन करूं। सुशीला का परिवार उनकी प्रसिद्धि से बहुत खुश है। आगे सुशीला की गेम में आगे बढ़ी नहीं, नाम रोशन करेगी। ईश्वरलाल मीणा सुशीला के कोच हैं। उन्होंने TV9 से बातचीत में बताया कि सुशीला बचपन से ही तेज गेंदबाज बनना चाहती है। सुशीला, सचिन तेंदुलकर ने आपके वीडियो को पोस्ट किया है। आप चाहती हैं कभी आपको भारत के लिए खेलने का मौका मिले? हाँ। तो आप पहले बॉलिंग करना चाहेंगी या बैटिंग करना चाहेंगी? मतलब क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बॉलिंग। और संयुक्त राष्ट्र के मन से ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस मनाया गया, जहां पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने ध्यान का दुनिया को महत्व बताया। And then let us take a deep breath in. तस्वीरें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की हैं, जहां पहले विश्व ध्यान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री श्री रविशंकर ने दुनिया को वो मंत्र दिया जो सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों से परे है। Meditation can bring us inner security and also inner peace. Meditation is something you can do anywhere, everywhere, by everyone.
विश्व ध्यान दिवस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत, अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक संस्थाओं के सदस्य भी शामिल हुए। Meditation transcends borders, faith, traditions and time. Our world now needs peace more than ever before. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि In our current global landscape, marked by escalating conflicts and deep-seated mistrust, meditation emerges not merely as a personal practice, but as a powerful instrument of diplomacy.